नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। यदि आप पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। चैप्टर 6 नगर व्यापार और व्यवसाय का समाधान करेंगे। देखिए क्लास 7 चैप्टर 6 का आज जो है पूरे सभी क्वेश्चन आंसर का समाधान करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित नामों में से कौन सा बेमेल है उसके नीचे चिन्ह करो। मतलब जो बेमेल है उसको चिन्ह करना। मैं ढूंढ लिया हूँ। देखिए क्या है, शाहजहानाबाद, तुगलकबाद और ये किलार पिथौरा और दौलताबाद। तो यहाँ पे क्या है, जो अलग है ये दौलताबाद है। दौलताबाद में आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है जो दूसरा है तंका, मोहर, हुंडी, जीतल। तो इसमें क्या होगा, हुंडी होगा। तो हुंडी में आप लोग टिक लगा दीजिएगा ऐसे करके। ये हुंडी होगा तो हुंडी में टिक लगा दीजिएगा। ठीक। नील, गोल, मरीच, सूती वस्त्र, चांदी। देखिए नील, गोल मरीच, सूती वस्त्र कहीं ना कहीं इस फसल से जुड़ा हुआ है और ये द्रव है तो इसीलिए चांदी होगा इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जैसे कि कार्यानी, कस्बा, बजरा और मुल्तानी। तो इसमें क्या होगा, कस्बा होगा। तो कस्बा में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे। उसके बाद देखिए पांडुआ, बरहनपुर, चटगांव, गोड़। तो इसमें क्या है, बरहनपुर सबसे अलग है, बाकी सब एक ही है तो इसमें लगा दीजिए। उसके बाद देखिए क खंबे को ख खंबे से मिलाइए। क खंबे को क्या करना है, ख खंबे से मिलाना है। जैसे कि पहला देखिए सीरी जो है ये क्या है, कौन नंबर, दौलत। ये देखिए इसमें जो होगा 3 नंबर। मतलब कौन सा, ये देखिए आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी में इसे लगा दीजिएगा। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद देखिए दीनमार जो है ये आपका हो जाएगा। ये देखिए डेनमार्क के निवासी। डेनमार्क कौन थे, ये देखिए आपका डेनमार्क का निवासी। तो इसमें आप लोग डेनमार्क का निवासी में इसे करके लगा दीजिएगा। डेनमार्क का निवासी था। ठीक। उसके बाद देखिए सराफ जो था ये कहीं ना कहीं ये होगा। देखिए मुद्रा विनिमय। तो ये लगा दीजिएगा, मुद्रा विनिमय में हो जाएगा। उसके बाद देखिए हौज जो है वो है ये जल संरक्षण। हौज में क्या किया जाता है, जल को रखा जाता था, इसलिए इसको जल संरक्षण में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया जल संरक्षण। तो इसको जल संरक्षण में इसे लगा देंगे, जल संरक्षण। उसके बाद चिराग दिल्ली क्या था, शेख नसरुद्दीन। तो ये इसे करके ये शेख नसरुद्दीन हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग जो है संक्षिप्त प्रश्नों का समाधान करेंगे। उसके बाद देखिए किस तरह मध्य युग में भारत में शहर का निर्माण हुआ। देखिए मध्य युग में भारत में शहर का निर्माण का मूल कारण आर्थिक लेन देन, व्यवसाय और वाणिज्य, राजनीतिक प्रशासन के से शहर का निर्माण हुआ। शहर का मूल का जो निर्माण का कारण था वो कहीं ना कहीं लेन देन। अब देखिए आर्थिक लेन देन करने के लिए आते थे तो वहां पे धीरे धीरे लेन देन करते करते प्रशासन, राजनीतिक जुड़ गया और कुछ और जो था कुछ शहरों का निर्माण धार्मिक स्थल या मंदिर मस्जिद को लेकर के हुआ था। कुछ जो शहर का निर्माण हुआ था क्या था, धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद को लेकर के हुआ था। कैसे सुल्तानों के समय की पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे क्षय हुआ। देखिए यहाँ पे जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मुगलों के आक्रमण से नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। मुगल के आक्रमण से क्या था कि नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना था। तो सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ उसे कदम उठाना पड़ता। देखिए करने के लिए सीरी में शाकूपो को केला शहर बनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पुरानी दिल्ली और उसके अपने बनाम जहांपना को एक प्राचीन दीवार घेर कर बड़ा शहर बनाने की चेष्टा की। मतलब बड़ा शहर, लेकिन किंतु क्या हुआ, कार्य असफल हुआ। कार्य असफल के कारण क्या होगा, पुरानी दिल्ली अपना महत्व खो दिया। जो पुरानी दिल्ली का महत्व था वो कहीं ना कहीं क्या किया, वो खो गया। वो दिल्ली का महत्व खो सा गया। उसके बाद देखिए है ग नंबर, किस तरह
किस तरह और कहाँ शाहजहानाबाद शहर का निर्माण हुआ। देखिए, यमुना नदी के पार आगरा टूटकर क्रमशः क्षतिग्रस्त हो गया था। आगरा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था। शहर के रास्ते भी सांकड़े हो गए। आगरा का किला अब मुगल बादशाह के रंगीन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त नहीं था। अब देखिए, रंगारंग जो कार्यक्रम था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए शाहजहानाबाद का निर्माण किया गया। इस तरह भारत के राजनीतिक के दिल्ली शहर के इस महत्व को भी स्वीकार किया गया। इतना लिख दीजिएगा तो किया गया। शाहजहानाबाद का निर्माण सन 1638 ईस्वी में हुआ था। 1649 ईस्वी में शाहजहानाबाद आगरा से यहाँ आ गए थे। आगरा से शाहजहानाबाद आ गए थे। देखिए, यूरोपीय कोठी किस प्रकार की थी। अच्छा, यूरोपीय कोठी थी जो किस प्रकार की थी। यूरोपीय व्यापारी कंपनी धीरे धीरे अनेक घाटियां बनाना शुरू कर दिया। देखिए, ये कोठियां हो जाएगा, यहाँ पे घाटियां हो गया, ये क्या हो गया, हो जाएगा कोठियां बनाना शुरू कर दिया। कंपनी की कोठियों में यूरोपीय व्यवसायी अपनी तरह से घर बनाते थे। कोठियों को वे अस्त्र शस्त्र की सहायता से किले की तरह सुरक्षा रखते थे। मतलब कोठी जो बनाते थे उसमें पूरा अस्त्र शस्त्र रखते थे, ताकि कहीं झगड़ा या कुछ हो जाए, अगर लुटेरा आ जाए तो उसका सामना किया जा सके। तो इसीलिए वो लोग क्या करता था, उसके लिए सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखा करते थे। उसके बाद देखिए है कि यहाँ उनके रहने सहने का घर तथा माल रखने का गोदाम रहता था। अनेक जहाज़ों से वे यूरोप में माल भेजते थे। अनेक जहाज़ों से वो क्या करते थे, यूरोप में माल भेजते थे। उसके बाद देखिए है कि मुगल सम्राट किस तरह व्यावसायिक वाणिज्य को प्रोत्साहन किया। किस प्रकार व्यावसायिक वाणिज्य को प्रोत्साहन किया था। देखिए, मुगल शासक व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन करते थे। सामान के ऊपर से कर हटाकर कोठियां बनवाने की अनुमति देकर वे, मतलब कि क्या करते थे, सामान का कर भी हटा देते थे और बोलते थे कि लीजिए, कोठियां भी लीजिए, रहने के लिए भी लीजिए, ताकि व्यापारियां सुविधा प्रदान करते थे। मुगल जातों में कोई तो पूरी तरह से व्यापार करते थे, फिर भी यह प्रयास बहुत सीमित था। मुगल सम्राट राजपूत और अभिजात वर्ग के लोग अपने प्रयोजन एवं शौक को मिटाने के लिए अपने कारखाना में कारीगर से विभिन्न प्रकार के शौकी चीजें, अस्त्र, विलास द्रव्य मतलब शराब को भी बनवाया करता था। मतलब बनाया था ताकि व्यापार क्या हो, फल फूल सके। अब देखिए, जो उसके बाद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि 100 से 120 शब्दों में दीजिए। ये 5 नंबर का आपका आंसर आएगा। उत्तर जो आएगा ये 5 नंबर का आएगा। देखिए, 13वीं शताब्दी में क्यों दिल्ली एक महत्वपूर्ण, 13वीं शताब्दी में क्यों जो दिल्ली था वो एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, उसका कारण क्या था, इस कारण के विषय में आज हम लोग जानेंगे। परिचय उसके बाद पहले देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए लिख दीजिएगा थोड़ा सा परिचय। वे शहर जो 13वीं शताब्दी में भारत में महत्वपूर्ण हो गए दिल्ली उनमें से एक थी। भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टि से वो क्या था, भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली जो था अरावली पर्वत और यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। विमान के चौराहे पर यहाँ भूमि के ढलान के अनुसार अरावली के पत्थर सुरक्षित हैं। किलाबंद आसानी से थी। यहाँ यमुना नदी यहाँ और शहर के पूर्व का मुख्य जलमार्ग पक्ष की प्राकृतिक सीमा थी। परिणाम स्वरूप यह कई वर्षों से एक ही तरफ और दूसरी ओर व्यापार इस क्षेत्र में व्यापारी इस क्षेत्र में आते थे। ये थी। दूसरा, संपर्क सुविधा, मतलब देखिए जनसंचार जिसको बोलते हैं उसको सुविधा। दिल्ली के साथ उत्तर सहित भारत के अन्य हिस्सों तक आसान संचार से व्यापार का विस्तार करने और सामंजस्य बनाए रखने में मदद हुआ। अब देखिए, व्यापार और सामंजस्य बनाए में क्या हुआ, बहुत ही ये हुआ। बाहरी शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा, बाहरी शत्रु का आक्रमण से क्या हो गया, अब सुरक्षित हो गया था। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहरी जो शत्रु होते थे। यमुना नदी दिल्ली शहर के पूर्व में स्थित था। यह नदी दिल्ली शहर को बाहरी आक्रमण से बचाती थी। व्यापार और वाणिज्य केंद्र, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिल्ली शहर समकालीन भारत में वित्तीय लेन देन या व्यापार केंद्र था। इसी के कारण ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, का केंद्र था। यहाँ अनेक कारोबारी बाजार थे जहां देश विदेश से व्यापारी विभिन्न प्रकार का सामान लेकर आते थे। राजनीतिक का केंद्र, दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब था भारत पर कब्जा। दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करके एक शासक वंश की स्थापना की गई। अब देखिए क्या है, शाहजहानाबाद
के नागरिक का चरित्र कैसा था, नागरिक का चरित्र का था। देखिए शाहजहानाबाद का बाद की नागरिक बस्तियां मिलनसार प्रकृति की थी। यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के मनुष्य विभिन्न प्रकार के घर में रहते थे। ये विभिन्न प्रकार का घर था, कोई एक जाति पर्टिकुलर नहीं रहता था, अलग अलग जाति के यहाँ पे लोग रहा करते। साधारण निवासी लोग अपने दुकान के ऊपर या पीछे निर्मित घरों में रहते। सबसे बड़े और सुंदर घरों को हवेली कहा जाता था, मतलब बड़ा जो घर होता था, बहुत बड़ा होता था, उसको हवेली कहा जाता था। इससे निम्न घर, मतलब यहाँ इससे जो निम्न घर था को मकान या कोठी कहा जाता था। सबसे छोटा घरों को कोठी कहा जाता था। शाहजहानाबाद के दो प्रधान राजपथ था। राजपथ बाजार कहा जाता था क्योंकि इसके दोनों तरफ क्रम से दुकान था। किसी उत्सव में सांप्रदायिक विशेष के लोग एक होकर पर्व मनाते थे। जैसे दीपावली के समय हिंदू मुस्लिम एक साथ दिल्ली के प्रख्यात सूफी साधक शेख नसीरुद्दीन के चिरागे दिल्ली दीप प्रदीप दरगाह में दिवाली प्रकाश उत्सव के उत्सव को मनाते थे। मुहर्रम में शिया और सुन्नी संप्रदाय के लोग समान रूप से शरीक होते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य का विस्तार क्यों हुआ। एक्चुअली व्यापार वाणिज्य का विस्तार क्यों हुआ था, तो देखिए दिल्ली के सुल्तान के काल में व्यापार समुद्री देखिए जैसे जमीन के रास्ते होकर जाता था। गुजरात और मालवार केरल के बंदरगाह से पश्चिम की ओर अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर के देशों के साथ व्यापार था। सुरक्षा, दिल्ली के सुल्तान व्यापारियों के काम में अवश्य हस्तक्षेप नहीं करते थे। उसके व्यापारियों से एक निश्चित मात्रा में कर वसूलते बदले में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। परिवहन व्यवस्था, बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए सुल्तान ने देश के भीतर कई सड़क बनवाए, पुरानी सड़क की मरम्मत की व्यवस्था की। मुद्रा परिचय, सल्तनत के दौरान मौद्रिक नीति और व्यापार का विस्तार सल्तनत काल के दौरान हुआ। मुद्रा, सिक्का, टंक या चांदी का सिक्का और जीतन तांबे का सिक्का थे, ये सब सिक्का था। देखिए उसके बाद मध्य युग में भारत देश के आंतरिक का रेखाचित्र देखकर उस युग के विदेशी व्यापार के संबंध में तुम्हारा मतलब कि रेखा चित्र दिया गया है, वो देखिए वो रेखा चित्र देखकर क्या बोलना है, बताना है। देश में दो तरह का वाणिज्य होता था, प्रथम ग्राम और दूसरा शहर का वाणिज्य एवं दूसरा शहर के बीचों बीच वाणिज्य होता था। जनबहुल शहरों में आदिवासियों की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्राम से शहर में जिन पदार्थों का आयात किया जाता था वे कम कीमत की होती थी, लेकिन ज़्यादा परिमाण इन सभी वस्तुओं को ग्राम शहर लाया जाता था। इन सभी वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते थे। तेल, घी, अनाज, फल, नमक इत्यादि शहर के बाजार में जिनकी बिक्री होती थी, वही एक शहर से दूसरे शहर में निर्यात मूल्य था। अब देखिए दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर में निर्माण मूल्य अधिक कीमती एवं शौकीन वस्तुओं का ही होता था, और इन वस्तुओं को तैयारी केवल धनी और अभिजात वर्ग के लिए ही किया जाता था। इन सभी जगहों पर सभी जाति एवं धर्म के लोग ही कारीगर के रूप में कार्य करते थे। सुल्तानों की राजधानी दिल्ली शहर में साम्राज्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कीमती शराब वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सल्तनत काल के दूसरी हस्तकला वाणिज्य, इसमें चमड़ा, काठ और धातु से तैयार वस्तु, गलीचा इत्यादि। इस काल में भारत में सर्वप्रथम कागज बनाने का कार्य शुरू हुआ। एक समय देखा गया कि दिल्ली के मिठाई वाला कागज मोड़कर मिठाई बिक्री करना शुरू कर दिया। अब देखिए दूसरा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले अगर जाकर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कर लीजिएगा। देखिए यूरोपीय कंपनी के आयात निर्यात का लेखा चित्र उस युग के विदेशी व्यापार वाणिज्य, मतलब कि उस युग का जो था विदेशी व्यापार वाणिज्य के बारे में संबंध में तुम्हारा क्या विचार है। देखिए इसका जो है ग्राफ देख करके, तो आप लोग ये ग्राफ देख लीजिए थोड़ा सा ग्राफ। देखिए इसी ग्राफ को देख करके आप लोग को लिखना है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ को ना आप लोग को देख करके लिखना है। ये ग्राफ आप लोग के बुक में जो है
वो कहीं ना कहीं आप लोग को 107 पेज नंबर में मिल जाएगा। उसी ग्राफ को देख करके लिखना है। देखिए मैंने लिखा है कि आयात एवं निर्यात ग्राफ को देखकर यूरोपीय कंपनी के विदेशी व्यापार का पता लगाया जा सकता है। विदेशों में आयात और निर्यात उत्पादन की पहचान भारत से की जाती थी। अब देखिए आयात वस्तु क्या जो आयात होता था वो होता था आयात। अब देखिए ग्राफ से पता चलता है कि भारत के पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला, टीन, तांबा आयात था। भारत अमेरिका से चांदी का आयात था। सोना भी आयात करता था। अब देखिए निर्यात वस्तु चित्र में देखकर यह पता चलता है कि भारत पूर्व और दक्षिण पूर्व में एशिया में सूती कपड़ा, अफीम निर्यात करता था। काली मिर्च, नील कपास, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े आदि यूरोप देशों को निर्यात किया जाता था। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा।